हम बोलेंगे हाउस में जो सब लोग क्या बोलेंगे? रेडी? यस सर। Out the torch! Out the torch! Out the torch! Well done. जय भारत! जय भारत! कि अग्निवीर का जो अनाउंसमेंट है भारतीय सरकार का, वो अनाउंसमेंट हमारे भारतीय सेना के लिए एक नया कदम है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप। और आप सब ने आज जनरल शेखावत को उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं, उसके जो फैक्चुअल मैटर्स हैं, उस पर उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया। मेरा पूरा उम्मीद है कि इसमें जो भारतीय सेना की युवाओं के लिए और देश के लिए जो बेनिफिट्स है वो साफ निकल कर आ रहा है। इसका पूरा बखूबी फ़ायदा हमारे युवक और खासकर एनसीसी कैडेट्स इसका बखूबी फ़ायदा उठाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब हमारे एम्बेसडर्स बन करके इस स्कीम की अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और जो वो युवा हैं जो अग्निवीर बनने की अपेक्षा रखते हैं उन तक खास करके जरूर पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सारे बैठे एसडी एंड एसडब्ल्यू हैं, तो जो लोग 3 साल तीसरे ईयर में हैं वो सोच रहे होंगे किस तरह से हम जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट को ज्वाइन करें। और अच्छी बात यह है कि रिक्रूटमेंट भी खुल गई है और वो डेट्स अनाउंस हो गए हैं, और उस डेट्स के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट पहले शुरू हो जाएगा और बाई एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में सेना में सबसे पहली रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत हो जाएगी। ये टारगेट लीड आउट किया हुआ है गवर्नमेंट का, और आप सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी अग्निवीर बनकर अपना खुद का, अपने फैमिली का और अपने सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन करें। इस कैंप के बाद आप लोग सब अपने अपने घर जाने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे और घर जाना बनता भी है ब्रेक के लिए। तो इस सभा को ख़त्म घोषित करने के पहले मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया की जो यहाँ पर एक टीम आ रखी है, जो हमारे कैंप को बड़ी अच्छी तरह कवर कर रही है और हमारे कैडेट्स को और इस क्लोजिंग सेरेमनी को कवर कर रही है, उनको ये बताऊं कि हमारे बिहार के युवक जो इस अग्निवीर को लेकर के कुछ न कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, और इस युवक जो कुछ ऐसे कुछ हिंसाजनक इंसिडेंट जो हुए हैं, वो एज एडीजी बिहार एंड झारखंड मैं 2 साल से यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ, और इस 2 साल में मैंने बिहार युवकों में एक बहुत बड़ा अच्छा जज्बा पाया। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, मुझे डेट याद है 15 जून 2020, कोरोना के बीचों बीच केरल से, मैं केरल का रहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सब मेरी हिंदी में अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो कृपया माफ़ करें और उसको सही तरह से इंटरप्रेट करके सही चीज़ लिखें। तो जब मैं यहाँ पर आया था 2020 में 15 जून को ज्वाइन करनी थी, तो हमने सोचा नहीं और 4-5 दिन लगातार गाड़ी चलाकर केरल से यहाँ पहुँचे, और उसके 2 दिन के अंदर ही अंदर गलवान मुठभेड़ हो गया, युद्ध तो नहीं कह सकते, मुठभेड़ हुआ। और उस मुठभेड़ के बाद बिहार रेजिमेंट के 7 ब्रेव हार्ट्स जिनको लड़ाई में जान चली गई थी, उनको यहाँ पर मरणोपरांत उनका मिलिट्री सेरेमनी के लिए यहाँ पे लाया गया था उनके मॉडल यूनिट में। और मुझे भगवान ने मौका दिया कि सिपाही जय किशोर सिंह जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका जो मिलिट्री ऑनर्स करने के लिए मुझे डिटेल किया, और कोरोना को ना ध्यान में रखते हुए, बल्कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस मिलिट्री ऑनर्स को करना था। आप सब शायद वहाँ मौजूद होंगे। उस समय जो मुझे बिहार के युवकों का जज्बा देखने को मिला, वो वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हम जैसे ही घुसे, हमारी गाड़ी में बैठे थे और हमारी गाड़ी के ठीक पीछे सिपाही जय किशोर सिंह की मॉडल रेजिमेंट की गाड़ी चल रही थी। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जहाँ उनको क्रिमेशन करना था, तकरीबन जो गंगा घाट है वहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जर्नी थी, पर उस पूरे 1.5 किलोमीटर की जर्नी में दोनों तरफ कोरोना को भूलकर बिहार की जनता, बच्चे बच्चे, माँ, स्त्रियाँ, बूढ़ी, सब लाइन में खड़े और भारत की जय जयकार,
जय किशोर की जय जयकार, भारतीय सेना की जय जयकार, भारत माता की जयकार के नारे लगातार लग रहे थे। और इतनी भीड़ थी, ये 1.5 किलोमीटर सफ़र करने में हमें कितना लगा टाइम? 1.5 घंटा टाइम लगा। तो ये जो जज्बा है बिहार युवक का, ये मैं बाखूबी समझ सकता हूँ भारतीय सेना के प्रति और भारत के प्रति। तो इसीलिए मेरा बिहार के युवकों से ये अपील है कि युवक को मार्गदर्शन करने वाले मेरा जो काम है एज ADG SC बिहार झारखंड, कि हिंसा का या जो रास्ता है ना अपनाएं। भारत सरकार, भारत सेना आपकी है और आपके लिए, और आपके जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हिंसा का या जो रास्ता है वो अग्निवीरों को शोभा नहीं देता। अग्निवीर वो हैं जो कि भारत के लिए, भारत को जीत हासिल करने के लिए हिंसा का यात्रा अपनाएंगे युद्ध के मैदान। बिहार की माटी पर हिंसा का रास्ता अपनाना शायद किसी भी अग्निवीर को शोभा नहीं देता। अभी तो स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है और स्कीम अभी चालू हुआ है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्कीम शुरू में लगता है कि उसमें कहीं प्लसेस कहीं माइनस है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसमें क्लैरिटी आती है और अच्छी चीज़ों का एहसास होता है, और वो टीम को सक्सेस बनाने के लिए सब मिलकर उस पर काम करते हैं। तो अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए काम करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप जो भारत सरकार ले रही है, जो भारतीय सेना ले रही है, जिसका उन्होंने बहुत ही कितने सालों से स्टडी करके इस चीज़ को आगे लाएं, जैसे कि कॉलेज शिकाफ ने बताया, उसको सक्सेस होने में हर तरह का आप लोगों से सपोर्ट और जनता से सपोर्ट और आर्मी से सपोर्ट रहेगा, और ये सक्सेस सक्षम जरूर हो। मेरा ये भी मानना है कि जो हमने स्टडी किया है, मैंने एक MBA किया है 2006-07 में, जब मैंने अपनी कमांड फिनिश करी, उसके बाद हमने सोचा कि हम MBA करेंगे और बाहर जाकर के अपनी एक नया करियर शुरू करें, और इसलिए हमने IIT खड़गपुर से बड़ा कठिन MBA किया। और MBA के दौरान हमें समझ आया कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जो आज का यूथ है, तो आज का यूथ क्या कहलाता है? Y जनरेशन, Z जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन पीछे हो गया। आज का यूथ जो कर्नल शेखावत ने बताया, तकनीकी चीज़ों में माहिर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है, और इस वजह से इस यूथ का जो ये खूबियाँ हैं, इसका फ़ायदा भारतीय सेना को नहीं पूरे देश को होना चाहिए। और ये फ़ायदा कब होगा? जब इन युवकों को भारतीय सेना में डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ साथ और जी कई स्किल्स जो एक सोल्जर में पैदा होती हैं वो सारी सीखेंगे। पर पहले क्या होता था, अगर 15 साल के बाद एक जवान सेवानिवृत्त होकर बाहर जाता है और उसके पास कितनी भी स्किल्स हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में उसको एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उम्र 35 साल से 40 साल। अब सोचिए, अगर प्राइवेट सेक्टर उसको लेना भी चाहे तो इतने बड़े उम्र में प्राइवेट सेक्टर उसको लेगा कैसे, किस पोजीशन में लेगा? क्योंकि वो तो स्टार्ट तो प्राइवेट सेक्टर में नया जॉब कर रहा है। अब 35-40 साल की उम्र में आप उसको प्राइवेट सेक्टर की नई नौकरी में भेजिए तो दो प्रॉब्लम आती है। एक, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो बाकी जो लोग उससे कहीं कम उम्र वालों के नीचे उसको काम करना पड़ता है, इसलिए कई जवान लोग उस रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, जब 35-40 साल के बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उस समय आपकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। हम सब जानते हैं उम्र के साथ साथ हमारी लर्निंग एबिलिटी कम होती है। तो उस समय प्राइवेट सेक्टर को उसको कई नई स्किल सिखाना, नए एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करना, नए तौर तरीके सिखाना बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर हमारे जवानों को उस उम्र में लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। और तीसरी बात ये कि जब एक जवान 35 साल 40 साल के बाद बाहर आता है तो उसकी एक फैमिली होती है। उस फैमिली की वजह से वो चाहता ये है कि जहाँ उसका गांव है या जहाँ वो बसा है वहीं उसको नौकरी हो। ये हमेशा बड़ी मुश्किल की बात है। तो ऐसे हालात में उन लोगों को नौकरी में लगाना कि हम वहीं नौकरी दें जहाँ आपकी फैमिली बस गई है और आप फौज में 30 साल 15 साल सर्विस करके आए, तो ज़रूर ये बनता है कि आपको वहाँ नौकरी दी जाए जहाँ आप आराम से अपने फैमिली के साथ रहने पाएँ, पर ये बड़ा मुश्किल हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये 3 वो कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
हमारे सेवारत जवानों को एब्जॉर्ब करने में मुश्किलात पास करें। पर ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं, बखूबी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेना के थ्रू जो इन लोगों को इतनी स्किल मिली है, जो इतनी ताकत इन्होंने हासिल किया, उसका पूरा फ़ायदा उठाए। पर वो फ़ायदा उठाने के लिए दिक्कतें। अब सोचिए हमारे युवक जो अब 25 साल में, जबकि एकदम नौजवान है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लर्निंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सीखने की तमन्ना है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, उन सब के बीच अगर आप इनको छोड़ दें, जैसा कि बताया गया है स्कीम में कि प्राइवेट सेक्टर इसको ऑब्जॉर्व करे, CAPF इसको ऑब्जॉर्व करे और कई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इसको ऑब्जॉर्व करे, तो क्या वो कहीं ज़्यादा आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान होगा। और बिना अनाउंसमेंट के ही मेरा मानना है कि ये सच होगा और इस स्कीम के तहत दोनों को फ़ायदा होगा। आपको भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। आपको इस बात का फ़ायदा है कि आपने अपना जज्बा, अपना खून, अपना बलिदान, अपना पसीना एटलीस्ट 4 साल के लिए दिया और उसके बाद आप अपने चाहते या किसी और लाइन को पकड़ कर देश की सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। और देश की सेवा में फौज में होना ही जरूरी नहीं है। नेशन बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने करियर में अपने तौर तरीके से करता है और वो मौका आप सबको मिले। और ये मौका जो मैं कह रहा हूँ 2007 में जब मैंने इस मौके को लेने की कोशिश किया था तो सबसे बड़ी अड़चन मैंने यही पाई। हमसे कहा गया भाई आपकी उम्र ऑलरेडी 45 क्रॉस कर चुकी है, इसलिए हम आपको इस लेवल पे अब्जॉर्व करने में थोड़ी दिक्कत की पूरी। तो ये सब फायदे मैं समझता हूँ और मानता हूँ इन सब फायदों को नज़र रखते हुए हमारे बिहार के युवक इसका वेलकम करेंगे और इसको सक्सेस बनाने के लिए हम सब मिलकर आगे काम करेंगे।